चलो सीपीसी हमने बिगिन करनी है आज से, ठीक है। तो सीपीसी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, बट इट्स लेंथी, मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बेसिकली है ये बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट। इसको कोई अटेंड करना या फिर सॉल्व करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। पहले इसको एक क्रक्स जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हम इस लेक्चर में जानेंगे कि बेसिकली एक क्रक्स क्या है सीपीसी का, ठीक है। ये एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे बेसिकली एक सीपीसी जो है कहता क्या है। सिंपल सी बात है, अगर हम मैगजीन को देखेंगे सीपीसी एक बेसिकली किस मैगजीन के ऊपर बेस्ड है, तो वो है ओबीजस इबी रेमेडियम। ओबीजस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ लॉ देयर इज अ रेमेडी, वेयर देयर इज अ लॉ देयर इज अ रेमेडी, ठीक है। तो जहाँ पर लॉ है वहाँ पर रेमेडी भी है। अब सीपीसी हमारा इनैक्ट क्यों किया गया है, ठीक है। अब बेसिकली जो सीपीसी है वो एक प्रोसीजरल लॉ है। सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, और प्रोसीजरल लॉ हम क्यों बनाते हैं, ताकि सब्सटेंटिव राइट्स को एनफोर्स करवाया जा सके, ताकि हमारे सब्सटेंटिव राइट्स को एनफोर्स कराया जा सके। जैसे सब्सटेंटिव राइट्स कौन से हैं, आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सब्सटेंटिव राइट्स हैं ये हमारे। और सीपीसी क्या है, प्रोसीजरल लॉ। सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ, एविडेंस प्रोसीजरल लॉ, लिमिटेशन एसआरए प्रोसीजरल लॉस, ये सारे हमारे प्रोसीजरल लॉस हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो हैं प्रोसीजरल लॉस हैं। अब बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा सीपीसी वर्क कैसे करता है, ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, ये एक सिंपल से बिल्कुल प्रोसीजर पे वर्कआउट करता है। अगर हम नंबर 1 चीज़ देखें तो दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होगा तभी वो कोर्ट जाएंगी। अब दो पार्टीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तभी कोर्ट जाएंगी, ये एक प्रोसीजर है। पूरा सीपीसी आज मैं कराऊंगा प्रोसीजर वाइज कि बेसिकली सीपीसी प्रोसीजरल चलता कैसे है। दो पार्टीज के बीच में एक डिस्प्यूट होएगा तभी वो कोर्ट में जाएंगी, और जो पार्टी के अगेंस्ट बुरा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, प्लेंटिफ। जिस पार्टी ने बुरा करा उसका क्या नाम है, डिफेंडेंट, ठीक है। इसके साथ कौन सा प्रोविजन है, प्लेंटिफ के साथ ऑर्डर 4, ठीक है। वैसे 6, 7, 8 डील करता है, और 6 भी इससे डील कर 7 इससे डील करता है, ठीक है, प्लीडिंग्स, और इससे भी 6, 7, 8, ये सारे प्लीडिंग्स के हैं, ठीक है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, कुछ बुरा हुआ तो ये कोर्ट जाएंगी। बुरा होने का मतलब क्या है कि इनका कोई लीगल राइट था, लीगल राइट, एंड दैट हैज़ बीन वायलेटेड, ऐसे लीगल राइट का कोई वायलेशन हुआ तो ये कोर्ट पे गई। कोई लीगल राइट हैज़ बीन वायलेटेड, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, इनका कोई लीगल राइट। अब इस लीगल राइट को हम कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन, ऑर्डर टू कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन कोई वायलेट हुआ इनका, तब जाकर ये कोर्ट गई, दोनों पार्टीज को कोर्ट में जाना पड़ा, और लेकर कौन गया, प्लेंटिफ, जिसका राइट वायलेट हुआ, ओबीजस सिवी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, और जिसने करा वो है डिफेंडेंट, उसको हम कोर्ट में लेकर जाएंगे। कॉज ऑफ एक्शन इसने वायलेट करा, ठीक है। अब हमारे पास अब प्लेंटिफ आता है, ठीक है। प्लेंटिफ आया कोर्ट में, प्लेंटिफ क्या फाइल करता है बताओ, प्लेट। प्लेंट, वेरी गुड। प्लेंटिफ क्या फाइल करेगा, प्लेंट, एंड द सूट इज इंस्टीट्यूटेड ऑन द क्या, एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट। ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, ऑर्डर 4 रूल 1 सेक्शन 26, ठीक है। प्लेंटिफ प्लेंट डालेगा और सूट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो प्लेंट डालेगा प्लेंटिफ, आपका सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, और फिर आपको 7 डेज का टाइम मिलेगा फॉर इट्स करेक्शन, कि इस प्लेंट को करेक्ट कर लो।
करेक्ट करना चाहते हो तो, अगर कुछ गलतियां हैं जो भी है सब कुछ करेक्ट कर लो। 7 days टाइम विल बी गिवन टू यू फॉर करेक्शन, ठीक है। और फिर विद इन 7 days आपको क्या देना है, कॉपीज ऑफ प्लेंट। कॉपी ऑफ प्लेंट कितनी कॉपी होंगी, जितने आपके डिफेंडेंट, एज मैनी कॉपीज एज देयर आर डिफेंडेंट। कितनी कॉपीज दोगे, जितने की डिफेंडेंट है, ऑर्डर 5, ऑर्डर 8 में भी ये बात लिखी है, उतनी कॉपीज जितनी की डिफेंडेंट है, ठीक है। सबको समन जो है टाइम से पहुंच जाना चाहिए, सभी के सभी पर्सन को समन्स जो है पहुंचाएंगे। उतनी कॉपीज होंगी जितने की उतनी प्लेंट की कॉपीज बनाओ जितने की डिफेंडेंट है, सबको एक एक कॉपी जानी चाहिए, ठीक है। अब दोबारा से समझ लो, वॉयलेट हुआ प्लेंटिफ का हुआ राइट वॉयलेट, डिफेंडेंट ने करा, ठीक है, लीगल राइट वॉयलेट हुआ। जैसे ही राइट वॉयलेट हुआ, प्लेंटिफ ने क्या करा, सूट डाला, 7 दिन का टाइम मिला करेक्शन करने का, और 7 days का टाइम जो है उसी के अंदर ही आपको कॉपीज ऑफ प्लेंट देनी है, उतनी कॉपीज देनी है जितने की डिफेंडेंट है। फिर इनको जाएगा समन। समन्स का मेन मोटिव क्या होता है, to call the defendant. इंटीमेट करना अपोजिट Basically, पार्टी the को case has been कि brought. हाँ ये है। यस यस यस, कि इंटीमेट करना डिफेंडेंट को कि भाई सुन, तेरे अगेंस्ट केस स्टार्ट हो गया है, अब अपना डिफेंस तैयार कर ले, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट तैयार कर, अपना आजा कोर्ट में, ठीक है। सिंपल सी बात है कि सामने वाले को समन्स भेजना। अब समन्स, अब जैसे पहले लड़ाई होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, क्या करते थे वो, अपना फ्लैग दिखा देते थे, कबूतर से भेजते थे, या फिर इंटीमेट कैसे करते थे सामने वाले को, अपना तीर चला के कर देते थे, तीर के ऊपर कोई खत लिखा होता था, तो ये एक समन है। वो भी समन क्या है, सामने वाले को बस समझाना कि भाई सुन, तेरे अगेंस्ट केस स्टार्ट होने वाला है, आजा कोर्ट में, ठीक है। और कितने दिनों के अंदर आई हो, मिनिमम 30 days के अंदर आई हो, मिनिमम 30 days टू डिफेंडेंट जो है वो आपको देने पड़ेंगे टू अपीयर, ठीक है। 30 दिन का आपने टाइम दे दिया, अब 30 दिन के अंदर उसको आना है और उसको अपना क्या फाइल करना है, WS। 30 days के अंदर जब से उसने समन्स जो है, डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, 30 days का टाइम मिलेगा कि भाई अपनी WS फाइल कर दे। WS का मतलब रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंटिव जैसे प्लेंट फाइल करता था, डिफेंडेंट क्या फाइल करता है, WS, और उसे 30 दिन का टाइम मिलता है। क्या इसे बढ़ाया भी जा सकता है, यस सर, अप टू 90 days। 90, up to 120. अप टू 90 days। सर सिर्फ कमर्शियल डिस्प्यूट्स में ये होता है 120। यस, अप टू 90 days उसको बढ़ाया जा सकता है। कमर्शियल डिस्प्यूट में उसको हम 120 days भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया समन्स। आया कोर्ट में, WS फाइल कर दी, WS फाइल करने के बाद उसको हम कहेंगे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पास जा, ADR के पास जा। ADR माने तो सेक्शन 89 एंड ऑर्डर 10। रूल 1A, B, 1B, 1C, ठीक है। उसको कहेंगे जाओ हमारे ADR के पास जाओ। ADR का मतलब आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कंसिलिएशन। So basically, settlement of the dispute outside the court. यस, वेरी गुड। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट इज ADR, ठीक है। कोर्ट कहेंगी कि यार इतने लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है, तुम अपना केस बाहर ADR पे डिसाइड करवा लो, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्यार से मामला सुलझा लो। जरूरी है कि हमारे पास आना है, कोर्ट फीस भरनी है, सारे के सारे काम, अपना खर्चा उठाना है, बाहर कर लो काम, जो तुम यहाँ भी कर सकते हो वो बाहर कर लो। अगर तुमसे होता है तो कोर्ट उनको ऑप्शन देगी कि जाओ यहाँ पे मत आओ, यहाँ से बाहर जाओ,
आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन, लोक अदालत, इनके पास जाओ और इनके थ्रू अपना काम सुलझा के आओ। वो भी कहेगा ठीक है मैं अपना इनके थ्रू जाता हूँ, वो गए। ऐसा भी हो सकता है उनकी बात ना बने, ऐसा हो सकता है कि इन मेथड्स के थ्रू बात ना बने, या फिर जब बात बन भी जाती है तब भी इन्हें कोर्ट आना पड़ता है। ठीक है, मान लो बात नहीं बनी, ठीक है, या फिर बन गई और एडीआर ने कह दिया कि भाई तुम कोर्ट जाओ, तुम हमारे बस का नहीं तुम्हारा केस जाना। वो गए कोर्ट में, कोर्ट में जाकर वो क्या करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर 14 इशू फ्रेम। और इशू किस पे फ्रेम होते हैं, लॉ पर भी, फैक्ट पर भी। बेसिकली इशू क्या है, अब मान लो ए ने बी का लैंड जो है कब्जा कर रखा है। ठीक है, इशू क्या होएगा, तो वेदर, कब्जा किया है कि हाँ, नहीं किया वेदर बी इज है। एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ द लैंड, या वेदर ए इज द ओनर ऑफ द लैंड। तो इशू क्या है कि लैंड का बेसिकली मालिक कौन है, या फिर क्या ए ने इलीगली ऑक्यूपाई करा है या बी का हक है। इशू इनके बीच में ये है, मतलब मेन मुद्दा क्या है। ठीक है, इशू का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि बेसिकली इन सब के बीच में मेन मुद्दा क्या है, उसको हम कहते हैं इशू। इशू ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, इशू ऑफ लॉ भी हो सकता है, मिक्स्ड इशू ऑफ लॉ एंड फैक्ट ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जो मुद्दा होता है बेसिकली एक, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मुद्दा क्या है, कश्मीर इशू, जो हम बार बार कहते हैं कश्मीर इशू उठाया, कश्मीर इशू कहीं है हमारे बीच में, रिवर डिस्प्यूट है, 100 तरह के इश्यूज हैं। तो इशू को हम बेसिकली कहते हैं फ्रेम, इशू फ्रेम होंगे इस स्टेज पे, ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। इन्फ्रेंसेस भी हो सकता है सर, लाइक क्या अनुमान, इन्फ्रेंसेस ऑफ लॉ। अनुमान, नहीं इन्फ्रेंस नहीं, इन्फ्रेंस इस अलग चीज। कंक्लूजन होता है सर इंश्योरेंस एक नहीं टाइप का। तो नहीं, चलो बाद में इसमें डिस्कस करना। चलो ट्रायल स्टार्ट हो गया, ट्रायल स्टार्ट जब होएगा तो क्या होएगा, एविडेंस विल बी गिवन, एविडेंस विल बी गिवन एंड एविडेंस इज ऑलवेज गिवन थ्रू एफिडेविट। एविडेंस हम हमेशा कैसे देते हैं, ऑलवेज अपॉन एफिडेविट। तो एविडेंस हम कैसे देते हैं, हमेशा एफिडेविट पर देते हैं। ठीक है, प्लेंटिफ आएगा, सबसे पहले एविडेंस कौन देगा, हमारा प्लेंटिफ देगा। ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, सारी स्टेजेस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो पहले प्लेंटिफ आएगा, अपन एविडेंस देगा, फिर उसके बाद आएंगे हमारे डिफेंडेंट, वो एविडेंस देंगे, जितने भी उनके पास सबूत हैं, जो भी है वो सारे के सारे एविडेंस देंगे। ठीक है, ट्रायल यहाँ पर फिर हो जाएगा एंड। ठीक है, अभी फिर उसके बाद होएगी आर्ग्यूमेंट्स। फिर से समझ लो, दोबारा से बता देता हूँ कि बेसिकली पहले कोई मुद्दा होएगा, एक पार्टी के साथ गलत हुआ, दूसरी पार्टी ने उसके साथ गलत करा। सीपीसी का प्रोसीजर समझा रहा हूँ, कोई बुकिश नॉलेज नहीं है। ठीक है, बेसिकली अगर बुकिश नॉलेज भी आप तभी ग्रैब कर पाओगे जब आपको पहली बात कोई नॉलेज होएगी सब्जेक्ट की। प्लेंटिफ होएगा, एक डिफेंडेंट होएगा। ठीक है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, प्लेंटिफ के साथ गलत हुआ, डिफेंडेंट ने गलत करा, लीगल राइट अराइज हुआ, कॉज ऑफ एक्शन एरोज हुआ, ऑर्डर टू वॉयलेशन हुआ लीगल राइट का आपके। जब वॉयलेशन हुआ, प्लेंटिफ आया, उसने प्लेंट फाइल करी, प्लेंट फाइल उसको 7 दिन मिलेंगे करेक्ट करने के लिए। 7 दिनों के अंदर उसको कॉपीज ऑफ प्लेंट देनी है, जितने डिफेंडेंट हैं उनको समन्स के साथ उसको भेजनी है वो कॉपीज। और जब समन रिसीव हो जाता है उसके 30 डेज के अंदर, ठीक है, आपको क्या करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन डिफेंडेंट को अपीयर होना है, WS फाइल करनी है। ठीक है, और इसको हम 90 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं एट द मोस्ट। ठीक है, और कमर्शियल कोर्ट्स के केसेस में 120 डेज। ठीक है, कमर्शियल कोर्ट्स का जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 में भी हम लेकर आए हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास ADR। कोर्ट कहेगी कि भाई तुम ADR से फैसला सुलझा लो, तुम हमारा दिमाग मत खाओ, पहले इतने करोड़ों केस पेंडिंग है, तुम ADR पे जाओ। सेक्शन 89 ADR आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कंसीलिएशन, लोक अदालत, इनके थ्रू कर लो। फिर इश्यूज़ को फ्रेम किया जाएगा, अगर वहाँ पर भी दाल नहीं गलती, वहाँ पर भी आपकी बात नहीं बनती आर्बिट्रेशन वगैरह में, फिर आपको कोर्ट भेज दिया जाएगा या आप खुद कोर्ट आ सकते हो, वो अलग प्रोसीजर है ऑर्डर 10 में। फिर इश्यूज़ फ्रेम किए जाएंगे, हियरिंग होएगी, फर्स्ट हियरिंग होती है ऑर्डर 15 में, ट्रायल स्टार्ट होता है। और इशू क्या होता है, जो बेसिकली मुद्दा होता है, जैसे कि ए ने बी का लैंड कब्जा लिया तो यहाँ पर कब्जा कर लिया, तो यहाँ पर मुद्दा क्या है कि वेदर ए इज़ इन इलीगल पोजेशन ऑफ लैंड, या ए इज़ वेदर बी इज़ एंटाइटल्ड टू द लैंड, या वेदर बी इज़ द ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं इस केस में। ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहले प्लेंटिफ सबूत देगा, क्योंकि प्लेंटिफ ने केस डाला है। और प्लेंटिफ भी सबूत क्यों देगा, सेक्शन 102 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 101 प्लेंटिफ को अपना केस प्रूफ करना, और एविडेंस का है सेक्शन 102। ठीक है, ओनर्स ऑफ प्रूफ वो अलग है, वो मैं एविडेंस की क्लास में बड़ी बार समझा चुका हूँ क्लियरली। ठीक है, तो प्लेंटिफ आया, प्लेंटिफ ने पहले अपने सबूत दे दिए, एविडेंस दे दिए, फिर डिफेंडेंट ने दे दिए, ट्रायल जो है वो हो जाएगा एंड, फिर एंड में होती है आर्ग्यूमेंट। फिर आर्ग्यूमेंट होने के बाद क्या होएगा, जजमेंट आएगी। जजमेंट कितने टाइम के अंदर सुनानी होती है, 60 days, 30 days। ठीक है, एंड 60 days एट द मोस्ट, हद से हद 60 days, और वैसे 30 days के अंदर जजमेंट सुनानी मैंडेटरी है। और उस फिर आती है डिक्री, ये बाद में कंफ्यूज मत होना। अब जजमेंट जो है वो क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 9, इट इज़ गिवन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑर्डर और डिक्री। अब आपसे ये क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा होगा, पहले जजमेंट आती है या डिक्री, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, पहले जजमेंट आती है, एंड में आएगी डिक्री। डिक्री कौन से सेक्शन में आती है, 2 क्लॉज 2। ठीक है, डिक्री। और जो डिक्री होती है हमारी, वो हमारी एट द एंड आती है, और जजमेंट सुनाने के 15 days के अंदर आपकी डिक्री जो है तैयार कर दी जाती है। अब डिक्री जब आपकी तैयार हो जाती है, अब डिक्री जो है सेक्शन 2 क्लॉज 2 में, डिक्री भी हमारी कई तरीके की होती हैं, प्रीलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। अभी याद मत करो, अभी सिंपल सा समझते रहो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जितना माइंड खोलोगे उतना माइंड सही चलेगा CPC के अंदर, रट्टे वाली कोई बात नहीं है CPC में। और फिर एंड में क्या होता है, इसमें डीम डिक्री भी होती है, कई तरीके की डिक्रीज होती है हमारे पास, कोई एक तरह की नहीं होती। कंसेंट डिक्री होती है, तो एक तरह की डिक्री नहीं होती, डिक्री भी हमारे पास कई तरीके की होती है। जब हमारे पास डिक्री आ गई, बेसिकली फॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया, 30-40 पेजेस की जजमेंट होती है। जजमेंट्स बनने के बाद एक पेज की जो डिक्री आती है, डिक्री के बेसिस पर हम क्या करते हैं आगे, एग्जीक्यूशन, हाँ शाबाश, एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, अपील भी कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं कि भाई मेरे को तुम्हारा फैसला पसंद नहीं आया, दोबारा कंसीडर करो, या नया सबूत मिला है दोबारा कंसीडर करो, कुछ भी हम इसमें से चाहें तो कर सकते हैं। जहाँ तक किसी को कोई डाउट है बताओ, ये था प्रोसीजर आपका कि CPC चलती कैसे है। अब इसी के ऊपर हम अगले 2 महीने लगाएंगे, बताओ कोई डाउट है किसी को। मैंने सारा CPC समझाया है कि खाली 20 मिनट्स में, कि बेसिकली हम अगले 2 महीने इसी 20 मिनट्स को डिस्कस करने वाले, बताओ डेप्थ में। नो डाउट्स टू एनीवन, बोलो अगर कोई डाउट है। ये बाद में ये क्वेश्चन है ना, क्या कहते हैं, अबे जो इस काउंटर एफिडेविट सारे बाद में डिस्कस होंगे डिटेल में, अभी तक का बताओ, जो अभी तक का लेक्चर है यहाँ तक किसी को डाउट,
चलो, नो डाउट। सर लास्ट लास्ट बस वन स्लाइड दिखाना सर, क्या? ये लास्ट से एक पहले वाली स्लाइड दिखाना सर। ये लो, डिग्री के साथ क्या लिखा होता है? 15D। डीम डिक्रीज, डीडी। नहीं ये नहीं नहीं, पीछे 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 प्रीवियस स्लाइड, ये डिग्री के साइड में ये 15, ये क्या? राइट में सर ये। 15 डेज। हाँ देखो, ये किस चीज का है सर? जब जजमेंट आ जाती है ना, उसके 15 दिन के अंदर डिक्री फ्रेम होती है मैक्सिमम। ओके ओके। चलो, अब हम देखेंगे सीपीसी को। सीपीसी जो है उसमें अमेंडमेंट्स हुई। सबसे मेजर अमेंडमेंट कब हुई? 1976 अमेंडमेंट। ये आई 1 फेब 1977, अगले साल को आई। ठीक है, 1976 में और भी अमेंडमेंट्स हुई मेजर, किसी और सब्जेक्ट में। किसी को याद है? किसी को याद? कॉन्स्टिट्यूशन। यस, कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा। ठीक है, उस टाइम। 42nd। हाँ, वो भी याद रखते रहा करो ऐसे, वो बाकी सब्जेक्ट्स भी मत भूलो। और फिर हमारे 1999 में अमेंडमेंट हुई, 2002 में अमेंडमेंट हुई। ठीक है, 1 जुलाई 2002 को ये फोर्स में आई सारी, क्या कहते हैं, ये दोनों अमेंडमेंट्स। अब हमारे पास है, क्या ये प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है? इट इज़ प्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट है इसमें हमारे पास, जो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा सीपीसी है ये कहाँ पर अप्लाई होता है? इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया के ऊपर ये अप्लाई होता है, पूरे के पूरे भारतवर्ष के ऊपर ये अप्लाई होता है। पहले और ये एक जगह पर आज भी अप्लाई नहीं होता, वो है नागालैंड। नागालैंड प्लस ट्राइबल एरियाज। नागालैंड पर सर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, क्या? स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो हाँ, यस, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अप्लाई कर सकती है, नोट सो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो वो भी अप्लाई करवा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया अभी के लिए, पर नागालैंड पे अप्लाई नहीं होता। अब जम्मू कश्मीर पे क्या ये अप्लाई होता है, ये हमारे पास है देखने वाली बात, क्योंकि बिकॉज आर्टिकल 370 ख़त्म हो चुका है। तो जो आर्टिकल 370 था, एक J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। हाँ, यस इट अप्लाइज। ठीक है, सही कह रहे हो सारे। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जब हमने पास करा, उस एक्ट में बेसिकली क्या हुआ, उस एक्ट को दोनों हाउसेस ने 9 अगस्त को पास करा 2019 में, और 31 अक्टूबर को ये फोर्स में आ गया। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन, लॉकडाउन उनको लगता है कश्मीरियों को सही ढंग से। ठीक है, हम तो कुछ टाइम से हैं, उनको बहुत टाइम से लॉकडाउन लगा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही खुला है लॉकडाउन। अनुराधा भसीन का केस आया, एक और केस आया, 2 केस भी आ चुके हैं इसके ऊपर, लॉकडाउन के ऊपर कश्मीर के, वो अलग है। रिसेंट जजमेंट में यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, और J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एक सेक्शन 95 क्लॉज 1 है इस एक्ट में। उसके अंदर वो कह रहा है कि जो टेबल 1 है, एक वहाँ पर टेबल 1 है, उसमें एक 5th शेड्यूल दे रखी है, 5th शेड्यूल। ठीक है, उसमें जो है लिखा हुआ है कि जो हमारे सारे एक्ट्स हैं वो J&K, जो यूटी है, और यूटी ऑफ J&K और यूटी ऑफ लद्दाख सब पर अप्लाई हो। और इस एक्ट में जो सीरियल नंबर है वो क्या है,
ये बात ध्यान में रखना, ये आपसे पूछ सकते हैं। सीरियल नंबर 8 पर ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो 370 जो है वो हमने एबॉलिश कर दिया, एब्रोगेट कर दिया। पाकिस्तान ने भी कह दिया 370 उनका अलग मामला है। 35A भी इससे जुड़ा हुआ था, वो भी हमने एब्रोगेट कर दिया। 370 को फुली एब्रोगेट नहीं करा, उसमें हमने एक क्लॉज छोड़ दिया कि इंडियन लॉज अप्लाई होंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा CPC जो है इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड। तो अगर आपसे पूछे कि CPC क्या हमारे जम्मू कश्मीर पर अप्लाई होता है, यस। CPC की अगर फ्रेमवर्क देखो तो यहाँ पर कितने ऑर्डर्स हैं? 51। 51 orders एंड कितने सेक्शंस हैं? and 58 sections. सेक्शंस कैन बी अमेंडेड बाय, Parliament and state legislature. शाबाश, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। CPC हमारा यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट में, Concurrent. ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में, तो दोनों ही कर सकती हैं। और ऑर्डर्स को कौन अमेंड कर सकता है? High Court, Parliament और state legislature. ठीक है, ये दोनों तो कर ही सकती हैं, प्लस हाई कोर्ट, ये बात ध्यान में रखना। और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है, मतलब कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट होता है हमारे ऑर्डर्स और सेक्शंस के बीच में, तो हमारे सेक्शंस प्रीवेल करेंगे, ठीक है। सेक्शंस विल प्रीवेल ओवर द ऑर्डर्स। अभी तक किसी को कोई डाउट है? अब हमारे पास नेक्स्ट चीज समझने वाली है कि वेदर CPC इज एग्जॉस्टिव। क्या CPC एक एग्जॉस्टिव प्रोविजन है? सिंपल सी बात है, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। बट अगर कोई मैटर CPC में प्रोवाइडेड है, उसको लेकर ये एग्जॉस्टिव है। इट इज एग्जॉस्टिव ऑन द मैटर स्पेसिफिकली डेल्ट विद इन इट। अगर मान लो CPC के अंदर अगर हमको दे रखा है डिक्री या ऑर्डर, इट इज एग्जॉस्टिव ऑन दैट मैटर। तो एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके लिए एक हमें सेक्शन 151 दे रखा है, ठीक है, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल, जिस केस में ये हेल्ड हुआ था कि सेक्शन 151 में ये दे रखा है। एंड क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सब कुछ एक ही कोड में डाल सकें, सब कुछ CPC में डालना इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो हमने इसलिए ये 151 डाल रखा है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। अगर आप हमारा प्रीएम्बल भी देखो, प्रीएम्बल में भी लिखा है कंसोलिडेट एंड अमेंड, कंसोलिडेट एंड अमेंड, ठीक है, कंसोलिडेट एंड अमेंड लिखा हुआ है। यही अगर डिफाइन कंसोलिडेट एंड अमेंड लिखा होता तो ये एग्जॉस्टिव होता। तो ये तुम्हारा CPC का ये जो फर्स्ट लेक्चर है इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगले 2 महीने जो अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर में, उसी को ही हम अपना डिस्कस करेंगे अगले 2 महीने तक। किसी को कोई डाउट है ही और शी कैन आस्क आज के लेक्चर में। सर ऑर्डर एंड सेक्शन में अगर कुछ वैसे कुछ चेंजेस हैं तो आप हाई कोर्ट करोगे क्या सर? ऑर्डर एंड सेक्शन वाला पार्ट जैसे वो बता दो एक बार। मतलब क्या बताऊँ इसमें ऑर्डर्स और सेक्शंस में? मतलब वो हाई कोर्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से बोल दो। ऑर्डर्स को हमारा हाई कोर्ट अमेंड कर सकता है, पर सेक्शन को नहीं कर सकता। हाई कोर्ट अमेंड कर सकते हैं ना? हाँ, कुछ पूछना है किसी को? सर ये आपने सीरियल नंबर 8 को बोला था वो क्या था सर? मतलब कि टेबल 1 शेड्यूल पर वहाँ पे सीरियल ना नंबर 8 है सर। 100 से नहीं वहाँ पर 100 लॉ लिखे होंगे, 100 200 जितने भी जो जम्मू कश्मीर पे लगते हैं।
उसमें 8वें नंबर पर सीपीसी लिखा है। अच्छा ओके 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 कुछ डाउट? No, sir. No doubt at all. तो ठीक है फिर